हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं आप लोगों का दोस्त सरोज सीए नितिन गोयल और आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों से कर रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। और यहां पर मैं आप लोगों के साथ में आज डिस्कस करने आ रहा हूं बेटा एक चैप्टर को लेके, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे कि उस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। हमारे पास में वो चैप्टर हमें क्या बताता है, उन सारी चीजों को लेके हम लोग बातचीत करने वाले हैं। मेरा जो आज का टॉपिक है वो चैप्टर मैं आप लोगों के साथ में शुरू करने जा रहा हूं, दैट इज योर हायर परचेज का टॉपिक। हम शुरू करेंगे बेटा हायर परचेज के टॉपिक को। चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा आसान है, पर मैं हमेशा एक ही चीज मानता हूं, चैप्टर कोई भी तभी आसान होता है जब आपको उसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो अभी हम अपने पास में बेटा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं हमेशा जब भी कोई चैप्टर शुरू करूंगा आप लोगों के साथ में, तो हमेशा आप लोगों के साथ में बात करूंगा अबाउट दी कि उस चैप्टर की हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा, आईसीए के द्वारा, उसकी अभी तक में जब से ये इंटर की स्कीम आई थी मई 2018 से, उससे पहले तो आईपीसीसी हुआ करता था, तब से अब तक उसके एक तरीके से इंस्टीट्यूट ने किस अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की वेटेज देखते हैं बेटा, मई 2018 में और नवंबर 2018 में तो 0 मार्क्स का था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का, देन 0 मार्क्स, देन 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, 5 मार्क्स, 8 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। तो ऑन एन एवरेज आई कैन से कि इस चैप्टर के एक वेटेज है आपके पास में 8 to 10 मार्क्स तक की, 8 से 10 नंबर तक की वेटेज है। इनिशियल 2 अटेम्प्ट में चाहे क्वेश्चन नहीं आया था, उसके पीछे कारण ये भी था उस समय सिलेबस थोड़ा ज्यादा था। तो जब चैप्टर्स मूव कर दिए थे तो उसके बाद से आप देखेंगे मोर और लेस कंसिस्टेंटली हमेशा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, विच सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। एंड चैप्टर जैसे मैंने बोला काफी आसान है। तो चलिए अब हम अपने पास में इस चैप्टर को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो चैप्टर आ रहा है दैट इज योर हायर परचेज। ये दोनों वर्ड्स आपको ना थोड़े से अटपटे से लगेंगे। क्यों? हायर का मतलब क्या होता है? हायर का मतलब होता है किसी चीज को किराए पे लेना। आप लेट से अपने पास में बेटा बिल्डिंग है, आप उसे किराए पे लेते हैं तो आप बोलते हैं आपने हायर पे ली है उसको। और परचेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आउटराइटली खरीदना, पैसे देके अपने आप में ओनरशिप आ जाना। तो हमारा ये चैप्टर अल्टीमेटली बात करने जा रहा है जहां पे हम एक ऐसे मॉडल को लेके बात करेंगे जो आपको लगेगा कि एक बार के लिए रेंटल टाइप सिस्टम भी है, पर जिसमें खरीदा भी जा रहा है। तो हमारा एक कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को लेके चैप्टर बताने जा रहा है। नाउ इसके अंदर मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ बात करता हूं, छोटे से एग्जांपल से हम समझेंगे, ठीक है ना, इस चैप्टर को। तो लेट से मेरे पास एक पर्सन है बेटा मिस्टर राम और एक पर्सन है मिस्टर श्याम। नाउ जो मिस्टर राम है उनको ना गाड़ी खरीदनी है और उनका जो मन आया है वो आया है ऑडी कार पे। तो उन्हें ऑडी कार चाहिए। तो उन्हें कौन सी कार चाहिए जी? ऑडी कार अपने पास में चाहिए। तो ही वॉन्ट्स टू परचेज ऑडी कार। और जो ऑडी कार है, अब उनके पास खरीदने के क्या क्या मॉडल है जरा देखते हैं। पर जब वो खरीदने गए ना तो मिस्टर श्याम के पास गए ना। श्याम एक्चुअली में क्या है, हमारा कार डीलर है जो कार्स बेचता है, और वो अल्टीमेटली क्या है, ऑडी कार देगा राम को। नाउ होता क्या है कि राम जब श्याम के पास गया गाड़ी खरीदने के लिए, जो ऑडी कार पसंद आई, तो उसने बोला जी आपको कार पता है कितने की पड़ेगी? उसने बोला कितने की पड़ेगी जी? इस कार के आपको अमाउंट पड़ेगी 70 लाख रुपीस, जो आपने मॉडल पसंद किया। सो इसका जो प्राइस है, जो इसका प्राइस आपने रखा है, वो प्राइस आपके पास है अमाउंट 70 लाख रुपीस। भाई अगर आपको अपने पास में ये कार खरीदनी है तो आपको 70 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वो कहता है जी ठीक है। अब यहां पे खरीदने के क्या क्या मॉडल होते हैं? व्हेन आई से द वर्ड परचेज ओनली, अभी मैं सिर्फ वर्ड परचेज की बात करने जा रहा हूं, तो मैं बोलता हूं बेटा परचेज जनरली दो प्रकार की होती है, एक कैश, एक होती है क्रेडिट परचेज। तो एक होता है कैश परचेज, एक होता है क्रेडिट परचेज। नो, कैश परचेज का मतलब क्या होता है? आपके पास आज पैसे हैं, आप आज ये चीज खरीद सकते हो। तो हमारा मिस्टर राम जो है ना बहुत ही अमीर है,
उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो उसने क्या किया, 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपीस की कार थी जो उसको कोट करी गई सामने। उसने कहा लो जी 70 लाख रुपीस का चेक पकड़ो और मुझे कार दे दो। वो होती है कैश परचेज, जहां पे आउटराइटली सारी पेमेंट कर दी और आपके पास जो आप चीज खरीदना चाहते थे वो आपने आज ही खरीद ली। और सेकंड आपके पास होता है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होता है, अब राम और श्याम ना बचपन के दोस्त निकले। तो उसने क्या बोला, श्याम भाई तू तो बचपन का दोस्त है, ऐसा है तेरे को ना पेमेंट में 2 महीने बाद कर दूंगा। तो ठीक है, उसने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, तो अभी गाड़ी ले जा, 2 महीने बाद मुझे पेमेंट दे दियो। क्योंकि वो तो एक क्रेडिट वर्दीनेस के बेस पे दे रहा है, आपके पास में इस चीज के बेस पे पेमेंट दे रहा है कि हाँ मुझे तो पेमेंट आ ही जाएगी, मुझे उस पर विश्वास है क्योंकि वो तो मेरा बचपन का दोस्त है। तो उस बेस पे वो उसे आज कार दे देगा और उसे अल्टीमेटली क्या है, पैसे जो है 2 महीने बाद मिल जाएगी। तो एक होती है कैश और एक होती है क्रेडिट। अब हमारा जो चैप्टर आ रहा है उसके अंदर में क्या हो रहा है, ना तो राम के पास इतने सारे पैसे हैं और ना ही राम और श्याम जो है बचपन के दोस्त है। तो यहां पर हमारा इस चैप्टर का रोल आता है विच इज योर हायर परचेज मॉडल, विच इज योर हायर परचेज मॉडल। नो यहां पे क्या होगा बेटा, जब वो कार खरीदने गया है, जिस प्राइस पे श्याम ने उसे कोट किया है कि आज अगर तुम गाड़ी खरीदना चाहते हो तो तुम्हें 70 लाख रुपीस देने पड़ेंगे, इस प्राइस को हम यहां पे नाम देते बेटा कैश प्राइस। इस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, कैश प्राइस। और अभी घबराने की कोई जरूरत है, मेरे साथ सिर्फ चीजें समझते जाना। एवरीथिंग विल बी रिटन इन द नोट्स, वो सारी चीजें बताऊंगा, मेरे साथ सिर्फ एग्जांपल समझना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होता है कैश प्राइस। नो श्याम क्या कहता है, भाई तुम इतनी बड़ी गाड़ी खरीदने आए हो तो ऐसा तुम्हें कुछ पैसे तो मुझे आज देने ही पड़ेंगे। अब मैं 70 लाख की कार खरीदने का तो मेरे पास कुछ पैसे होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, आज उसे कुछ पैसे एडवांस के रूप में दूंगा, जिसे मैं यहां पे नाम देता हूं बेटा डाउन पेमेंट, जिसे मैं क्या बोलता हूं डाउन पेमेंट। तो लेट से मैंने आज 10 लाख रुपीस पॉकेट से पे कर दिए, तो 10 लाख रुपए तो यार देखो होने चाहिए, इतने तो इतनी बड़ी गाड़ी खरीदने जा रहे हो, इतने पैसे तो होने चाहिए ना। हाँ, तो हमने क्या किया, 70 लाख रुपीस टोटल में अमाउंट था विच इज कैश प्राइस, जितने में गाड़ी आज मिलती है नहीं इतने पैसे हमारे पास। 10 लाख रुपए मैंने उसे आज एडवांस के रूप में दे दी और मेरे और उसके साथ में एक एग्रीमेंट हो गया। अब यहां पे अगर मैं देखूं बेटा मेरा बैलेंस अमाउंट कितना रह गया, सर बैलेंस अमाउंट जो रह गया है वो हमारे पास में रह गया है 60 लाख रुपीस। जिसकी उसकी मेरे साथ में क्या कमिटमेंट हुई है, वो कहता है ऐसा है जी जो आपके 60 लाख रुपीस है ना, वो ना मुझे 4 सालों में दे देना, वह मुझे 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देना, वो जो 60 लाख रुपए आपने मुझे देने हैं, ठीक है। तो हम अपने पास में क्या बोलते हैं, इसको हमने 4 इंस्टॉलमेंट्स बोली पे करने की। अब छोटा सा एक सवाल आएगा जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो वो 4 इंस्टॉलमेंट्स बनाएगा, अगर मैं इसे बराबर डिवाइड करता हूं तो 15-15 लाख बना, क्या वो सच में मेरे से 15-15 लाख लेगा कि थोड़े से ज्यादा लेगा? सर कॉमन सेंस लगाएंगे ना, थोड़ा सा ज्यादा लेगा। क्यों ज्यादा लेगा बेटा? सर उसे पेमेंट लेट मिल रही है तो वो आपसे क्या इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं लेगा क्या? बिल्कुल लेगा बेटा, बिल्कुल सही बात आपने सोची। तो वो मेरे से पैसे थोड़े से ज्यादा लेगा, वो मेरे से पैसे थोड़े ज्यादा लेगा। तो लेट से उसने जो मेरे से 4 इंस्टॉलमेंट बनवाई वो उसने आइडली बनवाई 18 लाख की, तो 4 इंटू 18 लाख की एक एक इंस्टॉलमेंट बनवाई है। 18 लाख की उसने मेरे साथ में कितनी इंस्टॉलमेंट बनाई? 4 इंस्टॉलमेंट बनाई। तो मैं उसे टोटल में कितने रुपए दूंगा? सर 18 इंटू 4 हो गया 72 लैक्स। 18 इंटू 4 हो गया 72 लैक्स। तो मैं उसे टोटल में 72 लैक्स दूंगा 60 लैक्स के बदले। तो जो बाकी डिफरेंस है, जो बाकी डिफरेंस है वो क्या हुआ? हाँ सर, जो बाकी डिफरेंस है वो हमारी तरफ से इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया, जो हम यहां पे नाम बोल देते हैं, उसका मैं अभी सही नाम भी आपको बताऊंगा। सो बाकी इंटरेस्ट कॉस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि सर 72 लैक्स में दे रहा हूं, बनते थे 60, तो आपके पास बाकी के 12 लाख मेरी तरफ से क्या हो गया? एक तरीके से इंटरेस्ट एलिमेंट हो गया, इंटरेस्ट एलिमेंट हो गया, जो मैं उसे इंटरेस्ट दूंगा 4 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर में। 4 इंस्टॉलमेंट। अभी मैं इस इंस्टॉलमेंट की हिस्से नहीं बांट रहा कि ये जो 18 लाख है डिवाइड कैसे, मैंने कहीं पे नहीं बोला बेटा कि ये 15 लाख प्लस 3 लाख है। प्लीज ऐसा मत सोचना मेरे साथ में, उस पर मैं आऊंगा इसकी कि बाइफर्केशन कैसे होगी, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब यहां पे एक सवाल उठ के आता है, मेरे पास ओनरशिप कब आएगी? क्या मैं गाड़ी को आज लेके आ पाऊंगा? यस सर, मैं गाड़ी को तो बेटा 10 लाख रुपए पे करके गाड़ी को आज ही ले आऊंगा मैं अपने पास में।
बट मेरे पास जो ओनरशिप है, जो मालिकाना हक है एक तरीके का, वो कब आएगा? रियल ओनरशिप कब आएगी? लीगल टाइटल कब आएगा? व्हेन आई पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब मैं कब पे करूंगा? लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, तो आपके पास क्या आएगी? लीगल ओनरशिप आएगी। तो जो हमारा चैप्टर है हायर परचेज का, हायर परचेज के मॉडल में अब होता क्या है? हायर परचेज के मॉडल में बेटा हम आज एक एसेट खरीदने की बात कर रहे हैं, हम एक चीज खरीदने की बात करें जहां पर मैं वो जो अमाउंट, जिस प्राइस पे उसने मुझे ऑफर किया था, उतने पैसे मेरे पास नहीं थे, तो मैंने, वो कैश प्राइस था, मेरे पास कुछ पैसे थे तो मैंने उसे डाउन पेमेंट पे कर दी और बाकी बच गया बैलेंस जो आपके पास आ रहा है, उसकी मैंने क्या बना दी? इंस्टॉलमेंट्स बना दी। यहां पे हमारे पास जो मिस्टर राम और श्याम है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? तो बेटा राम को हमारे पास इस चैप्टर में कहलाया जाता है हायर परचेजर। हायर परचेजर, वो हायर परचेज के मॉडल पे इस एसेट को खरीद रहा है। और जो श्याम है उसे हम बोलते हैं बेटा हायर वेंडर। तो एक हमारे पास है हायर परचेजर और एक हमारे पास है हायर वेंडर, जो हमारे पास में पार्टीज को बोला जाता है। तो जो खरीदने वाली पार्टी है वो क्या? हायर परचेजर। जिसने अपने पास में बेचा है वो आपके पास क्या कहलाई जाती है? हायर वेंडर। ठीक है ना? तो ये हमारे पास एक बार के लिए चीज समझ आई? यस सर, ये हमारे पास चीज तो समझ आई। अब इसी में मैं आगे आपसे बात करता हूं। जो मैंने आपसे एग्जांपल लिया था बेटा, अगर मैं उसी में थोड़ा सा और बारीकी में जाता हूं, तो यहां पर में हमारे पास में क्या चीज आती है? ये मैंने आपके पास में कुछ इंस्टॉलमेंट्स की बात की थी जिसे मैंने 4 हिस्सों में बांटा था। तो हमारे पास में क्या है? अल्टीमेटली इस दिन मेरे को जो एसेट था उसका उसने मेरे को कैश प्राइस बोला था बेटा 70 लाख का। मैंने डाउन पेमेंट पे करी, शॉर्ट में लिख रहा हूं डीपी, दैट इज 10 लाख। बैलेंस बचा था 60 लाख। ठीक है ना? ये हमारा ईयर नंबर 1 का एंड है, ये हमारा ईयर नंबर 2 का एंड है, ये ईयर 3 का है और ये ईयर 4 है, और ये हमारा फर्स्ट डे। और मैंने क्या बोला? मैं आपको 18 लाख की 4 इंस्टॉलमेंट दूंगा हर साल के एंड में। ठीक है ना? ये हमारे पास बात हुई है। नाउ जो हमारा चैप्टर आ रहा है विच इज योर हायर परचेज, यहां पर में बेटा अगर हम देखते हैं हमारे पास में ओनरशिप कब आ रही है? When I am getting the ownership, whether on the first day or whether on the last day. तो सर हमारे पास जो ओनरशिप आ रही है ना, that is not coming on the first day, that is coming on the last day when I pay the आपके पास में last installment. That is our hire purchase model. However, इसके विपरीत इसके एक और मॉडल चलता है जिसको हम बेटा बोलते हैं इंस्टॉलमेंट परचेज मॉडल, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट परचेज मॉडल। तो ये हमारे पास एक मॉडल है जिस मॉडल के अंदर में आपके पास में क्या होता है बेटा? जो ओनरशिप है वो आपके पास आती है ऑन दी फर्स्ट डे। वहां पे भी ऐसा ही मॉडल रहता है, पर ओनरशिप आपके पास आती है फर्स्ट डे। कि आपके पास में फर्स्ट डे आपके पास ओनर बन जाओगे आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट में ही करोगे तो फर्स्ट डे पर आपके पास ओनरशिप आ जाएगी। दे आर गवर्न्ड बाय दिस सेपरेट एक्ट्स। जो एक्चुअली में हमारा हायर परचेज है दैट इज गवर्न्ड बाय हायर परचेज एक्ट, जो आपकी ट्रांजेक्शन होता है। और इंस्टॉलमेंट परचेज का जो मॉडल है वो एक्चुअली में गवर्न होता है सेल ऑफ गुड एक्ट जो 1930 है। ये मैंने सारा डिफरेंस बिटवीन वगैरह आगे जाके लिखा हुआ है, सो डोंट वरी, उसमें मैं आपके साथ आऊंगा। अभी मैं आपको दोनों के बीच में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस बता रहा हूं, ठीक है ना, बिफोर मैं आगे अपने पास कैलकुलेशन पार्ट पे पढ़ूं, क्योंकि जब तक हमें ये चीजें समझ नहीं आएगी तब तक हमारे पास चैप्टर में मजा नहीं आएगा, तो हमें अपने पास क्लैरिटी नहीं होगी। नाउ एक छोटा सा सवाल और उठ के आता है हमारे पास में, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट का मतलब बेटा होता है कि अगर जो मैंने इंस्टॉलमेंट देनी थी उसे 18 लाख की जो बात हुई थी, अगर वो मैंने उसे पे ना करी तो क्या होगा? तो यहां पे हायर परचेज मॉडल के अंदर में क्या होगा? क्या मेरे पास ओनरशिप आई थी? तो ओनरशिप तो कभी आए नहीं, ओनरशिप मेरे पास आई ही नहीं। तो जो
आपके पास में अल्टीमेटली बात उठ रही है हमारे पास में, अगर मैंने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तो वो क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो आएगा और अपना एसेट ले जाएगा। अगर मैंने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, इफ देर इज अ डिफॉल्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ हायर परचेजर, तो पार्टी आएगी, शाम आएगा और अपनी गाड़ी वापस लेके चले जाएगा। तो वो आपके पास में कहलाया जाता है रीपोजेशन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सब सीखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे रहा हूं। तो इसे हम बोलते हैं रीपोजेशन। तो वो रीपोजेस कर लेगा, जो उसने चीज बेची थी वो वापस आके अपनी चीज ले जाएगा। जबकि जो इंस्टॉलमेंट परचेज मॉडल है, वहां पे बेटा सवाल ये उठ के आता है कि अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो वो क्या कर सकता है। अब वहां पे अगर आप खुद सोचो, ओनरशिप तो मेरे पास आ गई थी, तो क्या वो लेके जा सकता है एसेट को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मैं मालिक हूं अब तो। वो आप क्या लेके कैसे चला जाएगा? तो यहां पे क्या करेगा सर, वो एक नॉर्मल में एग्रीमेंट तो हुआ होगा ना उनके बीच में, वो नॉर्मल कोर्स में बेटा आएगा और मेरे से बातचीत करेगा। मैंने उसे पैसे देने से मना कर दिया और वो अब मेरे खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करेगा। तो उसके पास में क्या होता है, राइट टू स्यू। तो वो क्या करेगा, स्यू करेगा, वो कोर्ट में मेरे खिलाफ में केस फाइल करेगा, क्योंकि मैंने उसे पेमेंट नहीं करी है। सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज। हाउएवर यहां पे और भी डिफरेंसेस की बात आती है, वो आगे जाकर मैंने पूरा डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, बट अभी मेरे लिए आपको यह समझाना जरूरी था कि बेसिक दोनों में क्या फर्क है, एक हायर परचेज मॉडल, एक इंस्टॉलमेंट परचेज। हमारे पूरे चैप्टर में बेटा जो हम बात करते हैं वो हायर परचेज मॉडल को लेके करते हैं। अब यहां पे मेरा एक और आपसे आखिरी क्वेश्चन बिफोर मैं आगे बढ़ूं, दैट इज हायर परचेज मॉडल में मेरे पास ओनरशिप तो आई नहीं थी, ठीक है ना, ओनरशिप आई नहीं थी, वो तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे आएगी। क्या मैं वो जो गाड़ी है उसे एसेट दिखा के आज उस पर डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकता हूं? देखो जी, इंस्टॉलमेंट परचेज में तो मालिक बन गया था, तो उसमें कोई सवाल ही नहीं उठेगा, बिकॉज डेप्रीसिएशन पता है किसको मिलती है, जो मालिक होता है, जो ओनर होता है ना उसे डेप्शन मिलती है। और हायर परचेज मॉडल में मैं ओनर बनूंगा लास्ट इंस्टॉलमेंट पे जाके, तो क्या मुझे डेप्रिसिएशन फर्स्ट डे से मिल जाएगी? आइडली द आंसर वुड बी नो। जो आप सोच रहे हैं आंसर नो आएगा कॉन्सेप्ट के हिसाब से। पर यहां पर में हमारे पास बेटा व्हेन वी विल अंडरस्टैंड अवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो अकाउंट्स के नियम है, वहां पे जाके हम समझेंगे जब, तो हमें पता चलेगा कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19 है। जस्ट एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया लगे सिर्फ चीज का, पर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अलग से पढ़ते हैं तो उससे कंफ्यूज मत होना, सिर्फ एक आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक 19 है विच टॉक्स अबाउट द लीज। वहां पे ना दो प्रकार की लीज दी गई है, जो भी किराएनामा एग्रीमेंट एक तरीके से होता है, एक होता है फाइनेंस लीज, एक होता है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज एक्चुअली में होता है जो एक नॉर्मल किराएनामा एग्रीमेंट होता है, मैं किसी भी चीज को किराए पे लेता हूं। और फाइनेंस लीज इज जस्ट लाइक हायर परचेज मॉडल, जहां पे एक तरीके से काइंड ऑफ एग्जांपल है उसमें हायर परचेज की, जहां पे लास्ट इंस्टॉलमेंट देते ही ओनरशिप चली जाएगी। तो हमारे वहां पे उस स्टैंडर्ड ने ये बोला है कि हायर परचेज मॉडल में पार्टी को हम एक्चुअली में ओनर मान रहे हैं फर्स्ट डे से। एक्चुअल ओनर नहीं है बेटा, ओनर तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ही बनेगा। हम ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम उसे ओनर मानते हुए उसे डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहे हैं। वो अपनी किताब में उसे एसेट दिखाएगा और डेप्रिसिएशन भी लेगा। दिस इज ऑल्सो एज पर अवर बेसिक, एक हम अपने पास में बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म, दैट इज रियलिटी ओवर लीगैलिटी। इन रियल टर्म्स हम उसे क्या मान रहे हैं और लीगल टर्म्स में क्या है। तो इन वजहों से मैं सीधा कंक्लूजन पे आता हूं। हायर परचेज मॉडल में बेटा डेप्रीसिएशन जो है ऑन एसेट वो आपके पास में फर्स्ट डे से ही मिलती है। जब आप लेके आते हो एसेट को, आप पर इस चीज की वजह से मेरे को ये नहीं बोलेंगे कि सर वो आपके पास में अलाउ नहीं होनी चाहिए, इसकी वजह से ये नहीं है कि वो लीगल ओनर आज बन गया। लीगल ओनर वो बेटा लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ही बनेगा। हाउएवर मैं उसे सिर्फ डेप्रीसिएशन जो है वो अपने पास में कह रहा हूं कि उसे फर्स्ट डे से मिल जाएगी, बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म की वजह से, विच इज रियलिटी ओवर लीगैलिटी की वजह से हम उसे डेप्रिसिएशन अपने पास में आज अलाउ करते हैं। तो मैं अपनी जो डिस्कशन है उसे एक बार के लिए थोड़ा सा कंक्लूड करने पे आता हूं। हमने क्या बोला, हायर परचेज मॉडल में बेटा आप अपने पास में एसेट को खरीदने की बात करें, इवन तो आपके पास में पैसे उतने नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने पास में
कुछ अमाउंट जो है, जो टोटल अमाउंट है विच इज नोन एज द कैश प्राइस, उसमें से कुछ पैसा आज देते हैं जिसे हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। बाकी जो बच जाता है उसकी क्या बन जाती है बेटा, इंस्टॉलमेंट्स बन जाती है, और वो आपके पास में आप पेमेंट करने की बात करते हैं। वो इंस्टॉलमेंट्स एक अमाउंट की बन गई, जैसे मैंने 18 लाख की ली थी, और टोटल और जो आपका डिफरेंस है जो आप ओवर एंड अबव दे रहे हैं दैट इज योर, एक तरीके से हम इंटरेस्ट बोल देते हैं, या वी कैन से हायर चार्जेस। तो वो आपके साथ है। जो पार्टी खरीदने वाली उसे बोलते हैं हायर परचेजर, जो पार्टी बेच रही है उसे बोलते हैं हायर वेंडर। नाउ हायर परचेज के साथ ही बेटा एक और मॉडल आता है इंस्टॉलमेंट परचेज का, जिसमें दोनों में मैंने आपको एक डिफरेंस बताया, क्योंकि इसका डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन हमारे चैप्टर में बनता है, सिर्फ डिफरेंस बिटवीन का और कुछ नहीं। तो दोनों में बेसिक फर्क है ओनरशिप। हायर परचेज में ओनरशिप कब आएगी, व्हेन यू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट। हाउएवर इंस्टॉलमेंट परचेज में ओनरशिप आती है ऑन द फर्स्ट डे, और डिफॉल्ट अगर कर दोगे तो हायर परचेज में पार्टी आएगी अपने एसेट को वापस लेके चली जाएगी, जबकि इंस्टॉलमेंट परचेज में क्या होगा, आप क्या सिर्फ उसका हक रहेगा राइट टू स्यू का, राइट टू स्यू का, ठीक है ना। नाउ इसके साथ में यहीं पर में जो मैंने चीज बोली, पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व है, वन इज हायर परचेजर, वन इज हायर वेंडर। क्या क्या बोलते हैं, 70 लाख वॉज कैश प्राइस, डाउन पेमेंट्स 10 लाख, जो बचा वो बैलेंस कैश प्राइस था, और बाकी हमने इंस्टॉलमेंट बना दी। एक और चीज आती है, अगर मैं आपसे ये पूछूं टोटल में मैंने पार्टी को कितने पैसे दिए, हाउ मच टोटल अमाउंट आई वुड पे ओवर द 4 years, टोटल अमाउंट। तो सर टोटल अमाउंट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, टोटल में मेरी तरफ से जो पेमेंट होगी वो टोटल में पेमेंट होगी, अगर मैं देखूं 72 लाख तो मैं इंस्टॉलमेंट्स का दूंगा, प्लस मैंने 10 लाख की डाउन पेमेंट भी पे करी थी, तो 82 लाख हो जाएगा, ये मेरी जेब से टोटल में गया, ठीक है ना। या दूसरा नजरिया भी दे सकते हो, 70 लाख तो मैंने देना ही देना था ना, यस सर, और 12 लाख का मैंने ब्याज भी दिया। तो आप ऐसे देख लो, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट विच इज योर 70 lakhs प्लस इंटरेस्ट ऑफ 12 लाख, तो अगेन 82 लाख। इस 82 लाख को हम पता है यहां पे चैप्टर में क्या नाम बोलते बेटा, हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस, इस चीज को बेटा टोटल में मेरी जेब से कितना है, कैश प्राइस क्या था, जितने में एसेट आज मिल रहा था, अगर आप आउटराइटली पे करते तो कितने का मिलता। हायर परचेज प्राइस क्या है, जितना आप अपने पास में टोटल में पैसा दोगे, टोटल में पैसा दोगे, विच इज कैश प्राइस प्लस जो ब्याज मिला के है, जो ब्याज मिला के इंटरेस्ट मिला के वो आपके पास में चीज बन जाते हैं, दैट इज नोन एज दी हायर परचेज प्राइस, जो आप टोटल में दोगे। सो एटलीस्ट हमें ये टर्म्स का मतलब अपने पास में चीज क्लियर हुई। नाउ हमें आपके साथ में एक बार के लिए जो नोट्स में आपके पास चीज मेंशन है, तो हमारे पास में चीज जो आते बेटा हायर परचेज मॉडल क्या बोलता है, सो लेट अस एक बार गो थ्रू द सेम। सो हायर परचेज मॉडल आपके पास बेटा क्या बोलता है, अंडर द हायर परचेज सिस्टम द हायर परचेजर गेट द पोजेशन, उसे आज सिर्फ क्या मिल रहा है बेटा, एसेट का पोजेशन मिल रहा है ऑफ द गुड्स एट द आउटसेट आज से, एंड वो उसे यूज कर सकता है while paying for it in the installments over a period of आपके पास में जो है टाइम एज पर दी एग्रीमेंट जो भी आपका हो रहा है। However, वेरी इंपॉर्टेंट, द ओनरशिप जो है गुड्स की वो किसके पास ही होगी बेटा, हायर वेंडर के पास ही होती है, अंटिल कब तक, जब तक कि हायर परचेजर जो है सारे इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर देता। तो हमारे पास में पोजेशन आज आ जाएगा पर ओनरशिप आज नहीं आएगी, ठीक है ना। हमने ये बात एक सीखी हायर परचेज मॉडल में। देन वी टॉक अबाउट आपके पास में जो टर्म्स इस्तेमाल करें, तो टर्म्स क्या क्या है एक बार के लिए फटाफट से। हायर वेंडर कौन था, हायर वेंडर था श्याम जो एसेट बेच रहा है। हायर परचेजर कौन होता है, जो एसेट खरीद रहा है, जो हमारा राम था, खरीदने वाली पार्टी को बोलते हैं हायर परचेजर। कैश प्राइस क्या था सर, 70 लाख, जिस प्राइस पे हमें एसेट आज ही मिल रहा है वो होता है कैश प्राइस। डाउन पेमेंट क्या होता है, जितना पैसा मैं आज उसे दे रहा हूं ताकि मैं एग्रीमेंट एंटर कर सकूं, विच वॉज अवर 10 लाख। तो वो सारी चीज आपके सारी है, आगे थ्योरी आपके पास लिखी हुई है, ठीक है ना। देन अगली टर्म आपके पास में क्या आती है बेटा, दैट इज योर हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। जो इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हैं विच इज द किस्तें जिसे हम बोलते थे इंस्टॉलमेंट, विच इज 18 लाख की जो इंस्टॉलमेंट बनी थी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के जो पोर्शन है वो होती है हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। एंड व्हाट इज योर हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस सर टोटल में जो पे करते हो, हायर परचेज प्राइस क्या था, टोटल में जो आप पे करते हो। सो विच इज योर अल्टीमेटली अगर मैं देखूंगा द टोटल सम विच इज पेबल बाय द हायर परचेजर to obtain the ownership which is your cash price and the interest. So 70 lakhs plus 12 लाख का इंटरेस्ट, तो जो 82 लाख है टोटल में मेरी जेब से कितना जा रहा है, दैट इज योर हायर परचेज
प्राइस, ठीक है ना। सो ये हमारे पास में चीज आ रही थी। नाउ इसके बाद बात आती है बेटा फीचर्स। तो आपके पास में इस पर्टिकुलर हायर परचेज एग्रीमेंट की क्या क्या फीचर्स रहती है। सो फर्स्ट इज पोजेशन। पोजेशन क्या आज ही मिल जाता है? यस सर, पोजेशन तो आज ही मिल जाता है। पोजेशन का मतलब क्या होता है कि आप उस गुड्स को, आप उस एसेट को आज अपने पास लेके आ जाओगे और इस्तेमाल करना चालू कर दोगे, तो वो कहलाया जाता है पोजेशन। आपके पास क्या मिल जाएगा? हायर वेंडर पोजेशन कर देगा हायर परचेजर को इमीडिएटली, तो वो आज ही मिल जाएगा आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट। तो आज ही आपके पास में क्या मिल जाएगा? आपको पोजेशन मिल जाएगा। इंस्टॉलमेंट्स, तो जो आपने चीज खरीदी है उसकी क्या बन जाएगी? डाउन पेमेंट देने के बाद बाकी इंस्टॉलमेंट बन जाती है। तो द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द हायर वेंडर ऑन द कंडीशन दैट हायर परचेजर शुड पे द अमाउंट इन द पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स। तो वो जैसे हमने बोला था 18 लाख की इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। डाउन पेमेंट क्या था? जो हम आज अमाउंट दे रहे बेटा, जो हमने 10 लाख दिया था अमाउंट ऑन दी साइनिंग द एग्रीमेंट, वो आपके पास आता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब आ रहा है कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर क्या पोर्शन है। सर ऑब्वियसली कुछ पोर्शन कैश प्राइस का है और कुछ पोर्शन आपका इंटरेस्ट का है, तो वो आपके पास में आ रहा है। तो पार्टली आपका इंटरेस्ट कॉस्ट हुआ विच इज योर फाइनेंस चार्ज, हायर चार्जेस, एंड पार्टली आपका कैपिटल मतलब प्रिंसिपल पेमेंट हुआ। तो जो हमारी इंस्टॉलमेंट जाएगी, जो हमने 18 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट दे रहे थे, कुछ प्रिंसिपल है कुछ इंटरेस्ट है, वो चीज आ गई, ठीक है ना, वो इंस्टॉलमेंट का कंपोनेंट हो गया। ओनरशिप, ओनरशिप कब जाएगी? सर बड़ी क्लियर बात है, ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। ऑब्वियसली मेरे पास मौका था, मैं उसको एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो उसके बेस पे तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही आपके पास क्या आ जाएगी? ओनरशिप जाएगी। और लास्ट है रिपोजेशन। रिपोजेशन क्या वर्ड था? सर एक जगह तो आपने बोला था, एक जगह बोला था, कहां बोला था? वो मैंने बताया था बेटा कि अगर हम कोई डिफॉल्ट कर देंगे, अगर हम इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे, तो उस केस के अंदर में क्या होगा? पार्टी आएगी और अपने एसेट को वापस लेके जा सकती है। सो दैट इज इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट, चाहे वो लास्ट इंस्टॉलमेंट क्यों ना हो, तो हायर वेंडर आ सकता है और अपने पास में उसको वापस लेके जा सकता है अपने एसेट को, और वो आपके पास में उस एक्ट को बोलते हैं हम रिपोजेशन। अकाउंटिंग अभी सब सिखानी है, घबराना नहीं है, अकाउंटिंग अभी सब सीखना, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा रहा हूं कि है क्या चैप्टर में, मतलब, ठीक है ना। देन दिस इज द एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन योर हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज मॉडल। जो मैंने आपके पास में चीज बोली थी कि हायर परचेज एग्रीमेंट और इंस्टॉलमेंट परचेज में क्या होता है, तो ये डिफरेंस बिटवीन हमारे पास में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है आपके पास में 5 मार्क्स तक का बन के क्वेश्चन। तो हमें कुछ पॉइंट्स अपने पास पता होने चाहिए। मैंने आपको बेसिक इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन बताया क्या होता है। जो हमारे पास में, मैं कुछ पॉइंट्स आपके पास बताता हूं, बाकी हम डिटेल में मैं इसको फिर गो थ्रू करूंगा एट द एंड आपके पास में, क्योंकि अभी क्या है थ्योरेटिकल एलिमेंट हो जाएगा, तो मैं आपके पास क्या कुछ प्रैक्टिकल एलिमेंट चालू करना चाहूंगा। सो जो बेसिक है, जैसे मैंने बोला था, ये गवर्नड है बेटा हायर परचेज एक्ट से, और ये गवर्नड है सेल ऑफ गुड एक्ट से। जो मेन चीज है बेटा वो ये है, दैट इज योर मेन पॉइंट, दैट इज योर पासिंग ऑफ टाइटल। ओनरशिप कब जाएगी? तो इसमें कब जाएगा? ऑन द लास्ट पेमेंट, और इसमें कब जाएगा? आज इमीडिएटली, जिस दिन हो रहा है उसी दिन आपकी ओनरशिप चली जाएगी। जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि सेलर का राइट टू रिपोजेस आपके पास जो है वो बात आती है। सेलर पोजेशन ले सकता है गुड्स का वापस अगर हायर परचेजर ने आपके पास में डिफॉल्ट किया, जबकि यहां पे वो सिर्फ क्या कर सकता है? कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, ही कैन ओनली sue फॉर द प्राइस, ठीक है ना। और देन आपके पास में मैं कुछ और छोटी छोटी पॉइंट्स बता रहा हूं। पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व होती है बेटा? यहाँ पे पार्टीज का हमने क्या नाम बोला? वन इज हायरर विच इज और हायर परचेजर, और एक होता है हायर वेंडर। और यहाँ हम जनरली बोलते हैं, जैसे हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो एक बायर होता है और एक सेलर होता है, ठीक है ना, वो आपके पास में चीज आती है। एंड जो हम अपने पास में चीज बोलते हैं कि आपके पास में हम इंटरेस्ट कंपोनेंट बोल देते हैं। आइडियली आपके पास में क्या होता है, वो हायर परचेज मॉडल में हम जनरली बोलते हैं उसे हायर चार्जेस, और इंस्टॉलमेंट परचेज में उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। बट हम पूरे चैप्टर के अंदर में उसे जर्नल पार्लेंस में हम अपने पास बेटा, हम अपने पास में उसे इंटरेस्ट कॉस्ट ही वर्ड बोलते थे। हमारे लिए वो जो ओवर एंड अबव दिया जा रहा है जो इंस्टॉलमेंट के अंदर है, वो हमारा क्या कंपोनेंट होता है? इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है। नाउ हमारे पास में बेटा जो अगली चीज आती है वो ये आती है, क्या हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी हर इंस्टॉलमेंट में क्या क्या चीजें होती है। तो ये ना मैंने आप लोगों के लिए क्या बनाई हुई है, एक समरी, ये एक समरी है। जैसे ही हमें ये समरी समझ आ जाती है, हमारे लिए चैप्टर और आसान हो जाता है कि हमारे यहाँ पे क्या क्या मॉडल्स होते हैं। क्या मुझे अकाउंटिंग करने से पहले ये जानना जरूरी है बेटा कि मेरी डाउन पेमेंट कितनी है, मेरा कैश प्राइस कितना है,
मेरी जो इंस्टॉलमेंट जारी है उसमें प्रिंसिपल कितना, उसमें इंटरेस्ट कितना है। यस सर, जब तक मुझे ये पता ही नहीं होएगा मैं अकाउंटिंग कैसे करूंगा बेटा। तो मेरे लिए क्या है, ये सारी चीजों को बाइफरकेट करना बहुत जरूरी है। एंड टिल द टाइम आई डू नॉट बाइफरकेट द सेम, मैं अपने पास अकाउंटिंग नहीं कर पाऊंगा। मैं अकाउंटिंग एंट्री सब आपको सिखाऊंगा, पर हमारे लिए जब तक मैं उसको बाइफरकेट करना ही नहीं सीखूंगा, बांटना नहीं सीखूंगा, जब तक मुझे इन चीजों के बारे में पता नहीं चलेगा तो अकाउंटिंग करके क्या करोगे। तो हमारे लिए पहले उस चीज को समझना जरूरी है। तो उसके लिए क्या है, ये आपके पास में एक समरी है, पर इस समरी का फायदा कब होगा, जब मैं आपको केसेस सिखा दूंगा। तो समरी बहुत मदद करती है लास्ट में जाके, जैसे ही मेरे सारे केसेस कवर हो जाएंगे तो फिर आपको समरी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अभी हमारे पास में यहां पर में बेटा हमारा आता है एग्जाम्पल नंबर 1। तो हम अपने पास में क्या करेंगे, हम अपने पास में कुछ एग्जाम्पल अभी सीखने की बात करेंगे जो हमें मदद करेंगे बाइफरकेशन को लेके, और ये एग्जाम्पल्स आपके कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमारे पास में आ रहा बेटा एग्जाम्पल नंबर 1। तो कैश प्राइस बेटा आपके पास में कितना है, 10 लाख। डाउन पेमेंट कितनी करी, 20%। जो बैलेंस है उसे 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में आपके पास दिया जाएगा टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो जो बचा हुआ अमाउंट है उसे हम 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे हर साल के अंत में विद इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का रेट कितना है, 20% पर एनम। इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 20% पर एनम। हमें कह रहा है इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट्स बताइए। तो यहां पर में बेटा अगर आप देखेंगे तो यहां पर में हमारे पास में जो कैश प्राइस आ रहा है वो कितना है जी, 10 लाख सर। डाउन पेमेंट कितनी है, विच इज योर डीपी, सर 20%। अभी 20% किसका होगा भाई, 10 लाख रुपए है, 10 लाख का 20% मैंने आज दे दिया तो वो कितना बना सर, 2 लाख। तो बैलेंस कितना रह गया सर, बैलेंस रह गया 8 लाख। और ये 8 लाख हम कैसे देंगे सर, इसे हमने ना 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया। कितने हिस्सों में, 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया। सो हमारे पास में जब मैं इसे डिवाइड बाय 4 करूंगा तो वो 2 लाख का आपके पास में प्रिंसिपल बन जाएगा। ये प्रिंसिपल पोर्शन है बेटा, क्योंकि ये सिर्फ प्रिंसिपल है 8 लाख। तो हमारे पास में 2 लाख प्रिंसिपल है, पर मेरे को इसके साथ क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हर साल क्या लगेगा साथ में, इंटरेस्ट लगेगा। अब मुझे ये बाइफरकेशन करनी है, मुझे ये जानना है कि मेरी इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, ये कितनी कितनी चीजें जारी है सारी। तो यहां पे मैंने इतनी बात तो समझी कि 10 में से 2 लाख आज दिए, बचे 8 लाख। 8 लाख को 4 बराबर हिस्सों में किया तो 2 लाख हुआ, और साथ में मैं इंटरेस्ट दूंगा। अब यहां पे बेटा हमारे पास में जो चीज आती है वही आती है, हमारे पास में ईयर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, या आपके पास में प्रिंसिपल जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। देन इंटरेस्ट हमें जानना है 20% के हिसाब से, और अमाउंट हम कितना पे करेंगे, विच इज अवर इंस्टॉलमेंट। तो बेटा हमारे पास में यहां पर में इफ वी सी, सबसे पहले साल हमारे 4 टोटल में है। सबसे पहले हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस, पहले साल का इंटरेस्ट कितने में लगेगा, सर 10 में से 2 दे दिए, बचे कितने, 8 लाख रुपए। हमारा इंटरेस्ट, एक बात हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस प्रिंसिपल पे लगेगा। भाई जितना पैसा मैंने पार्टी को देना है वो तो इंटरेस्ट उतने भी चार्ज करेगी ना। यस सर, तो पहले साल का इंटरेस्ट किस पे लेगा बेटा, 8 लाख रुपए पे लगेगा। अब 8 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लेगा पहले साल का, विच विल बी हाउ मच, 8 लाख का 20%। तो 8 लाख का 20% कितना हुआ, 1,60,000। तो अब मैं ईयर एंड पे जाके पार्टी को कितने रुपए दूंगा सर, 2 लाख तो मुझे उसे प्रिंसिपल का देना है क्योंकि वो 8 लाख होगा, और जो इंटरेस्ट बना वो मुझे देना है। तो मुझे एक्चुअली में क्या है, 2 लाख प्लस जो भी इंटरेस्ट आएगा वो देना पड़ेगा।
तो ये मैं टोटल में पे करूंगा जो इंस्टॉलमेंट बनेगी, विच इज इन दिस केस 3,60,000। कैसा है 360? 2 लाख का प्रिंसिपल है बेटा और 160 का हमारा जो इंटरेस्ट बना। अब अगले साल इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? सर देखे ना, 8 लाख में से हमने 8 लाख में से 2 लाख दे दिया प्रिंसिपल का, तो अगले साल के लिए प्रिंसिपल कितना बचा? 6 लाख। उसका 20% कितना हुआ सर? 120। तो हम टोटल में कितना देंगे? 2 लाख प्लस 120, दैट इज 320। देन अगले साल का कितने पे आएगा सर? 4 लाख पे। और 4 लाख का 20% कितना बना सर? 80,000। तो हम टोटल में कितना देंगे सर? 2 लाख प्लस 80, 2,80,000। एंड देन लास्ट ईयर कितना रह जाएगा सर? 2 लाख। 2 लाख का 20% 40,000। तो हम टोटल में कितना देंगे? 2। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा? टोटल में हमारी जेब से कितना कितना पैसा जाएगा हर साल में। तो यहां पर में अगर आप देखेंगे बेटा, तो हमारे पास में हमारे अमाउंट्स निकल के आगे किस चीज के? प्रिंसिपल, इंटरेस्ट वगैरह, हमें सारी चीज पता चल गई। तो फर्स्ट एग्जांपल था नॉर्मल चीज थी, 10 लाख में से 2 लाख हमने क्या किए थे बेटा? हमने अपने पास इमीडिएटली दे दिया 20%, बचा कितना? 8 लाख। उसे 4 बराबर हिस्सों में बांटा उस 8 लाख को, और पेमेंट करेंगे विद इंटरेस्ट जो आएगा। प्रिंसिपल के ऊपर हमेशा इंटरेस्ट लगेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जब भी इंटरेस्ट का रेट दिया होगा वो ऑलवेज किस पे लेगा बेटा? जो बैलेंस प्रिंसिपल है, जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है। तो पहले साल 8 लाख, फिर 6 लाख, फिर 4 लाख, फिर 2 लाख। इंटरेस्ट 20% बना, और ईयर एंड पे हम कितना दे रहे हैं? 2 लाख प्रिंसिपल और बाकी जो इंटरेस्ट। ठीक है ना? तो ये हमारे पास एग्जाम्पल अच्छे समझ आ जाता है। ठीक है, नाउ वन मोर एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो आपके पास में क्या आ रहा है? नाउ लेट अस से कैश प्राइस गिवन इज 37,500, डाउन पेमेंट इज 5,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम, एंड जो बैलेंस है वो 5 इंस्टॉलमेंट है बेटा ऑफ 7,500 ईच। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। देखने में एकदम से आपके पास बड़ा नॉर्मल सा केस लगेगा, बट हमें थोड़ा सा बारीकी से जाके चीज को समझना पड़ेगा वो कह क्या रहा है। तो अगर आप मेरे साथ देखेंगे बेटा, तो यहां पर मैं इफ वी सी हमारा जो कैश प्राइस है वो है 37,500। ठीक है ना? जो कैश प्राइस आपको दिया हुआ, दिस इज 37,500। और हम डाउन पेमेंट कितनी पे कर रहे हैं बेटा? सर डाउन पेमेंट हमने दिया है 5,000 का। तो हमारा बैलेंस कितना बचा? 32,500 का। हमारा इतना बैलेंस बचा है 32,500 का। अब मैं इस 32,500 के बदले क्या दे रहा हूं? उसने बोला हम इंस्टॉलमेंट्स देंगे, और हम कितने अमाउंट की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं सर? 7,500 ईच की 5 इंस्टॉलमेंट देंगे। तो 7,500 इंटू 5 आपके पास बन गया बेटा 37,500। ये आपके पास आ गया 7,500 इंटू 5, 37,500। तो यहां पर में हमारे पास में क्या चीज आएगी? हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे पास में बाइफर्केशन कैसे होगी। अब यहां पे एक छोटी सी चीज देखिए अगर आप, तो हमारा बेटा टोटल में जो इंटरेस्ट बनता है ये तो आप मुझे बता देंगे, जो कि कितना बना सर? 32,500 देना था, उसके बदले में 7,500 इंटू 5 के हिसाब से 37,500 दे रहा हूं। तो मेरा जो टोटल ब्याज बना वो तो कितना बना सर? 5,000 बना। दिस इज माई टोटल इंटरेस्ट। हाउएवर माय नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, क्या ये इंटरेस्ट बटेगा कैसे? ये इंटरेस्ट आपके पास में डिवाइड कैसे होगा? ये हमारा आता है एक छोटा सा सवाल। ये हमारा आता है एक छोटा सा सवाल। तो हमें यहां पे अब क्या करना है बेटा? इस टोटल इंटरेस्ट की बाइफर्केशन के बारे में सीखना है। अब इसको हमने अपने पास में बांटना कैसे है? क्या मैं सोच के बताना है, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि सर अब ऐसा करिए ना, ये जो 7,500 है
इसको मैं अपने पास में, कई बार बच्चे को लगता है कि सर ऐसा कर दो इसे 6500 प्लस 1000, मतलब ये आपका कैश प्राइस का पोर्शन हो गया और ये आपका इंटरेस्ट का पोर्शन हो गया। और ये पूरी बात आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे 6500 के हिसाब से 32,500 को डिवाइड करेंगे वो 6500 बन गया, और इंटरेस्ट भी हजार हजार पे हर के अंदर आ गया। तो क्या ये ऐसा संभव है? क्या इसने ऐसा कहीं बोला है? ऐसा कभी संभव नहीं होता। इंटरेस्ट कभी भी बेटा बराबर नहीं रह सकता, इंटरेस्ट कभी भी सेम नहीं रह सकता, ये बात एक अटल सत्य है। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट देते हो प्रिंसिपल कम होता जाता है, तो अगले साल का इंटरेस्ट कम होगा ही होगा। अगले साल का इंटरेस्ट कम हो, जैसे ही आपने पैसे दिए, चाहे 1 रुपया क्यों नहीं दे दिया, अगले साल का ब्याज तो कम हो जाएगा ना। अगर आप देखेंगे मेरे पिछले एग्जाम्पल को भी, इंटरेस्ट आपका कम होते गए, वहां प्रिंसिपल सेम था 2 लाख रुपए, वहां प्रिंसिपल सेम था, इंटरेस्ट धीरे 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 कम होता क्या। देखिए टोटल में मैं इतना पे कर रहा हूं, यहां पे जो मैं पे कर रहा हूं वो 7500 है, दैट डजंट मीन इट इज 6500 प्लस 1000। फर्स्ट थिंग तो ये बात क्लियर, तो ये संभव नहीं है बिल्कुल भी। अब हमें ये बांटना है कि ये 7500 में कितना प्रिंसिपल है कितना इंटरेस्ट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक टेबल बनाते हैं। तो बाइफरकेशन के लिए हमारी इंस्टॉलमेंट्स के लिए एक टेबल बनता है। हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, और वो टेबल हमारे पास जो बनना है बेटा, उसके लिए हमारे पास कुछ कॉलम्स पे आते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास आएगा नंबर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट बिगनिंग, इंटरेस्ट, जो क्वेश्चन ने लिख के दिया था 5%, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल और आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एंड, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एंड, ठीक है ना। अब यहां पे हमारा ये टेबल बनेगा बेटा, जिससे हमें चीज का आइडिया लगेगा। हमारी टोटल में कितनी इंस्टॉलमेंट्स है सर? 5। हमारी जो इंस्टॉलमेंट जा रही है बेटा वो जा ही कितने की रही है? 7500 की, जो हम पे कर रहे हैं टोटल में। ये हमारे पास कुछ फैक्ट्स है। अब हमारे पास अगली चीज ये आती है, हमारा जो इंटरेस्ट है पहले साल का कितने पे लगेगा, खुद सोचिए। सर इंटरेस्ट इज ऑलवेज, आपने बोला था प्रिंसिपल पे लगता है। हमारा प्रिंसिपल कितना है सर? ये पहले साल प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि 37,500 में से हमने कितना दे दिया था? 5,000, तो बचा कितना? 32,500। तो इंटरेस्ट कितने पे लगना है? 32,500 पे। तो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 32,500, ठीक है ना। अब हमारे पास में 32,500 आपका जो है वो आपके पास में बेटा आपका क्या है? प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। इसके ऊपर 5% आपका बनेगा इंटरेस्ट, तो इसके ऊपर बनेगा आपका 5% इंटरेस्ट। तो 32,500 का 5% आपके पास में इंटरेस्ट कितना बना? दैट इज 1625। अब आप बेटा टोटल में जो पे कर रहे हैं, वो आप पे टोटल में पे कितना कर रहे हैं सर? 32,500 के ऊपर इंटरेस्ट बना 1625, और पे कितना कर रहे हैं? 7500। 7500 जो पे करा उसके अंदर में अगर 1625 इंटरेस्ट है बेटा, तो हमारे पास में बाकी क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल, विच इज 5875। तो यानी कि 7500 में अगर 1625 इंटरेस्ट है, तो बाकी क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल। और बचा हुआ प्रिंसिपल अब ईयर एंड पे कितना रहेगा? इसे 32,500 से माइनस कर देंगे, विच इज 26625। 26625 इतना बचा रह जाएगा आपके पास में, जो कि हमारा अमाउंट आता है। अब ये आपके पास बन कैसे रहा है? लेट से अगर मैं आपके पास बोलता हूं दिस इज, लेट से ए, दिस इज बी, दिस इज सी, विच इज बी इक्वल टू इंटू 5%। ये डी हमारे पास गिवन था। अब ये कैसे आ रहा है? ई इक्वल टू बेटा एक्चुअली इज इक्वल टू डी माइनस सी।
जो आप पे कर रहे हैं उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा प्रिंसिपल कितना है, कैश प्राइस, और लास्ट में आता है बची हुई वैल्यू विच इज एफ। तो आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था बी, माइनस आपने जो प्रिंसिपल पे किया ई, विच विल बी योर क्लोजिंग बैलेंस। अब अगले साल का इंटरेस्ट किस पे लगेगा बेटा? अगले साल का इंटरेस्ट लगेगा 26625 पे। तो 26625 का 5% हुआ 1331.25, मैं उसे 1331 लिख रहा हूं, वो आपका डेसिमल्स का उसका लास्ट में जाके एडजस्टमेंट हो जाती है। तो 7500 है माइनस 1331, तो ये हमारे पास में आ गया 6169, जो हमारे पास में इस साल के में प्रिंसिपल आया। और ये हमने माइनस कर दिया किससे? 26625 से, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 20456, जो बची वैल्यू। अब हमारे पास बेटा अगले साल का जो इंटरेस्ट बनेगा किस पे लगेगा? 20456 पे। तो 20456 का 5%, ये हमारे पास में आ जाएगा आपके पास 1023। अब 7500 माइनस 1023 करा तो हमारा रह गया 6477 जो प्रिंसिपल है, और ये हमारा माइनस हुआ 20456 से, तो हमारा रह जाएगा 13979, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तीसरे साल के अंत में। तो अगले साल का इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 13979 पे, उसका 5% 699 हुआ। तो 7500 माइनस 699, 6801 आपका प्रिंसिपल गया, यानी कि इसमें माइनस 13979 7178, और लास्ट वाले में क्या होगा? 7178 का 5% विच इज 359। अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती होती है, अगर हम यहाँ 359 डालेंगे ना बेटा, उससे क्या होगा? 7500 माइनस 359, यहां मेरे साथ ध्यान से समझना, वो बनता है 7141, और हमारा अभी भी उसको माइनस करोगे तो ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 7178 37, जबकि ऐसा तो होना ही नहीं, ये वैल्यू तो जीरो हो जानी है, दिस हैज टू बी जीरो। तो हमारे पास में क्या होगा बेटा? यहां वैल्यू यानी कि क्या नहीं चाहिए? 7178, तभी तो वो जीरो होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लास्ट ईयर में बिकॉज अप्रोक्सीमेशन से निकलता है, इंटरेस्ट रेट वगैरह की बात होती है, तो वो यहाँ पे हम लेते हैं बेटा बैलेंसिंग फिगर, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर का मतलब है 7500 माइनस 7178, तो 322 इंटरेस्ट लिया जाता है, जिसका हमारा लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट में ही आता है। जिसके बारे में कब आता है बेटा? लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट में ही आपके पास चीज आती है। अगर आप टोटल इंटरेस्ट देखेंगे तो वो 5000 ही बनेगा, यू कैन चेक इट, आपका टोटल इंटरेस्ट 5000 ही आएगा बेटा, यू कैन चेक इट। और यहाँ पे हमारे पास में, मैं इसको थोड़ा सा ये इसको सामने ही लिख देता हूँ बेटा, बिल्कुल, तो ये हमारा 7500 इधर आ गया, ठीक है ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना लगे, तो वो आपका सिंक में आ गया। नो अगर आप देखेंगे तो बस इसमें क्या है, हमारे पास में अब टेबल ही बना। पहले एग्जांपल में क्या था, डायरेक्टली बोला था बचे हुए को बराबर बांट दो, यहाँ इंस्टॉलमेंट्स के अमाउंट दे दिए। इस केस में आपके पास एक टेबल बना, और इस टेबल को बेटा हम एक नाम देते हैं, इस टेबल को हम एक नाम देते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड टेबल, सीधा टेबल, या इसे एक और नाम बोला जाता है टॉप टू बॉटम टेबल। तो ये हमारे पास यहाँ पे दो टेबल बनते हैं आपके पास में, मतलब जो टेबल को बोला जा रहा है, या आप बोल सकते हैं फॉरवर्ड टेबल, या आप बोल सकते हैं टॉप टू बॉटम टेबल, जिससे हमने बाइफर्केशन करी हर इंस्टॉलमेंट में कितना कितना इंटरेस्ट है, कितना कितना प्रिंसिपल है। देखो प्रिंसिपल बेटा सेम भी हो सकता है, जैसे पहले एग्जाम प्रिंसिपल डिफर भी कर सकता है। मैंने एक चीज कही थी, इंटरेस्ट हमेशा कम होगा ही होगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप पे करते गए इंटरेस्ट कम होता गया आपके पास में, वो आपका कम होता गया एक एक करके, ठीक है ना, दैट गेट्स रिड्यूस्ड, और वो टोटल में 5000 ही है, वो टोटल में 5000 जो हमारा अपने पास हमने पहले पता किया था। तभी तो मैंने आपके पास बोली बात कि हमारे पास में क्या है, अब जब तक मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा ही नहीं
कि ये बाइफर्केशंस कैसे होनी है, हाउ व्हिच इज प्रिंसिपल, व्हिच इज इंटरेस्ट, ये चीजें निकालनी नहीं सीखेंगे तब तक मुझे बताइए हम अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह कैसे सीख जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि ये सारे कॉन्सेप्ट को हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम अपने पास में आगे बढ़ सकते हैं। और यही हमारे पास चैप्टर के अंदर चीज है जो कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में पहले सारे एग्जांपल्स को करते हैं काफी सारे, फिर हम अकाउंटिंग एंट्री सीखते हैं, फिर हम बाकी और अपने पास चीजों को सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ में हायर परचेज के लेके इंट्रोडक्शन को लेके इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर बात करी, जहां पे मैंने आपको हायर परचेज का मतलब समझाया, टर्म्स क्या क्या यूज होती है उसको समझाया, हायर परचेज वर्सेज इंस्टॉलमेंट परचेज के मतलब को सीखा, एंड देन वी ऑल्सो स्टार्टेड विद समवट ऑफ अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जहां पे मैंने आपको 2 एग्जांपल्स भी कराए, एंड जहां पर मैं हमने ये सीखा कि ये बाइफर्केशन कैसे होते हैं, प्रिंसिपल इंटरेस्ट की कैसे कंप्यूटेशन करनी, क्योंकि यही चीजें हमारी मदद करती है आपकी जब आप आगे जाते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को सीखते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अपने पास में जो है इस पर्टिकुलर जो हमने डिस्कशन करी इसको अपने पास यहीं तक सीमित रखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर आपके पास वाचिंग दिस पर्टिकुलर आपके पास जो लेक्चर है। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और इसी अच्छे तरीके से पढ़ते रहे। मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आप सभी के साथ है। बाय बाय एंड टेक केयर।